तो बच्चा आप सबको याद होगा लास्ट क्लास में हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट की हम बात कर रहे थे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या लिखा था हमने, देखना एक बार। शायद आजाद हिंद फौज के बारे में डिस्कशन हो गया था, है ना, कि आजाद हिंद फौज का जो मुकदमा था वो बेसिकली किसने लड़ा था, ठीक है। कुछ बड़े फेमस लॉयर्स थे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है जी। कोई दिक्कत वहां तक किसी को भी? तो आप देख रहे हो बेटा 1942 के आसपास का ये एरा चल रहा है और काफी कुछ इसमें बदलाव हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं उसमें, और हमने ये देखा था बेटा पाकिस्तान की मांग आ चुकी थी, क्रिप्स मिशन भारत आ चुका था, ठीक है। वर्धा सम्मेलन हो चुका था, ठीक है। आजाद हिंद फौज के बारे में डिस्कशन हो चुका था, लाल किला मुकदमा हो चुका था, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, जब जिन्ना से चक्रवर्ती राजगोपालचारी और गांधी जी ने पूरी कोशिश की कि कैसे भी जिन्ना को मनाया जाए। गांधी जी और जिन्ना के बीच में काफी सारी डिस्कशंस हुए, चर्चाएं हुई, लेकिन जिन्ना उस बात को लेकर नहीं मानी और आखिरकार ये डिसाइड हो गया कि भारत का बंटवारा होना ही इस समस्या का समाधान हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी भी बेटा कांग्रेस के ज्यादातर जो नेता हैं वो इस बंटवारे के लिए रेडी नहीं है, स्पेशली गांधी जी। तो गांधी जी जो चर्चा करते हैं जिन्ना के साथ, वो जिन्ना के लिए एक शब्द यूज करते, कायदे आजम। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जिन्ना को पहली बार कायदे आजम के नाम से किसने पुकारा था? गांधी जी ने। तो गांधी जी ने भी उनको खुश करने के लिए या सोचा कि भैया क्या पता इससे शांति आए, तो कायदे आजम की उपाधि उनको दी, या बातचीत में कायदे आजम उनको कहा। लेकिन अभी भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था, समस्या यूं की यूं बनी हुई थी। ऐसे में जो कांग्रेस के एक नेता थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, याद होगा चक्रवर्ती फार्मूले के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने एक फार्मूला पेश किया कि भैया आप हमारा साथ दीजिए, जैसे ही ये आजादी देश को मिलेगी उसके बाद बैठ के भी घर का मामला है ना, बाद बैठ के डिसाइड कर लेंगे कि क्या होना चाहिए, या फिर वोटिंग करवा लेंगे उसके हिसाब से। लेकिन मुस्लिम लीग को पता था अगर ऐसा हुआ तो भैया जी उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? क्योंकि बेटा उस समय जो मुस्लिम नेता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उनकी इमेज इतनी बड़ी है जिसके सामने जिन्ना वगैरह की इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये पंगा था, इसलिए वो चाहते नहीं थे कि भी पहले बंटवारा हो उसके बाद कोई बात हो, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अंत में आगे गुस्सा होकर चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने खुद ही बोल दिया कि भैया ठीक है बंटवारा ही चाहिए तो लो, अब तुम बंटवारा ही रखो, अब तुम्हें बंटवारा चाहिए ना चाहिए, बंटवारा हमें चाहिए। गुस्से में इंसान ये तो बोलेगा ना, आप कितना झुकोगे सामने वाले के सामने, एक लिमिट आएगी और आप बोलोगे कि ठीक है मर तू, जो तुझे करना तो कर। तो अब यही हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे में अंग्रेज भी दुखी है, 45 का एरा चल रहा है, बड़ा टेंशन उनके लिए माहौल। ऐसे में जो लिनलिथगो थे उनको हटाया जाता है और उनकी जगह पर एक नया गवर्नर जनरल भारत भेजा जाता है जिसका नाम था लॉर्ड वेवेल। तो लिखिएगा वेवेल प्लान, 14 जून 1945, वेवेल योजना 14 जून 1945। बेटा वेवेल प्लान 14 जून 1945। तो लिखिएगा भाई क्या हुआ, जब ये वायसराय साहब थे इनको लगा कि भैया कुछ डिस्कशन होना चाहिए इस मामले में, तो ये इंग्लैंड गए, जाकर अपनी वहां पर जो पार्लियामेंट कमेटी थी उससे डिस्कस किया कि भैया कुछ तो होना चाहिए इस मामले में, ठीक है। और अंत में आकर क्या हुआ, उन्होंने एक प्लान पेश किया। प्लान क्या था, लिखो इसके 2 पॉइंट। आइए बेटा लिखिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर वायसराय मेड, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनाई जाएगी। अच्छा कंफ्यूजन होता है बेटा, कई किताबों में यहां वेवेल को गवर्नर जनरल लिखा जाता है, कई किताबों में वायसराय लिखा जाता है। क्या है ये बेटा? इनका पूरा पद है गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। तो इनके पास गवर्नर जनरल की भी उपाधि है और वायसराय की भी उपाधि इनके पास है, दोनों टाइटल ये होल्ड करते हैं। जी बेटा, उससे पहले आप देखोगे कि आप ये पाओगे कि पहले बंगाल में गवर्नर होता था, बाद में बंगाल का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इस प्रकार से पद चेंज होते चले गए
और आपको पता होगा 1900 सॉरी ना 1857 के बाद में गवर्नर जनरल का जो पद था वो वायसराय बना दिया गया था। लेकिन 1935 के एक्ट में वापस, मैंने बताया था ना कि वे चाहते थे कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो, वो रूल करे, तो दोबारा से उन्होंने गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया था। तो वायसराय एंड गवर्नर जनरल, तो दोनों पद इनको इकट्ठे मिल गए। अब चल लिखिएगा क्या लिखा आपने। तो भैया पहले क्या था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनाई जाए, ठीक है, और वायसराय और कमांडर को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय हों। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय मेड एन एक्सेप्शन ऑफ वायसराय एंड चीफ कमांडर, ऑल मेंबर्स वुड बी इंडियन। क्या लिखा बेटा हिंदी वाले बच्चों ने, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनाई जाए और वायसराय और कमांडर को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय हों। एक्सेप्शन ऑफ वायसराय एंड कमांडर इन चीफ। जी राहुल जी गुड आफ्टरनून। बेटा हम वेवल योजना के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, यहीं से जुड़िए आप सब। हो गया बच्चों, लिख दिया। एक्सेप्शन ऑफ डिफेंस ऑल टॉपिक्स गिवन टू इंडियन। प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी मामले भारतीयों को दे दिए जाएंगे। एक्सेप्शन ऑफ डिफेंस ऑल एरियाज गिवन टू इंडियंस, ऑल टॉपिक्स गिवन टू इंडियंस। है जी, प्रतिरक्षा को छोड़कर सभी टॉपिक, सभी विषय भारतीयों को दे दिए जाएंगे। मतलब डिफेंस में जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा, अंग्रेज बनाएंगे भारत की रक्षा से। बेटा अभी शुरू हुई है बस जी। तो डिफेंस को छोड़कर बाकी जो टॉपिक्स होंगे उस पर भारतीय कानून बनाएंगे। डिफेंस का जो मामला है वो भारतीयों को, मतलब डिफेंस को छोड़ के बाकी मामले भारतीयों को दे दिए जाएंगे। डिफेंस अंग्रेजों के पास रहेगा, बस मतलब ये कहने का मीनिंग है। पर बेटा टॉपिक अधिक पावर नहीं थी ना, सब अंग्रेजों के से पूछ के काम हो रहे हैं। बेटा जो काम कानून बनाने का काम था वो एग्जीक्यूटिव का था, और एग्जीक्यूटिव में भारतीयों के पास ज्यादा पावर थी नहीं। पूरा फुल कंट्रोल था किसका, गवर्नर या वायसराय का। वो जो बिल पास आपने किया उसको रिजेक्ट भी कर सकता है वो। अब लेकिन अब ये अधिकार नहीं होगा, अब केवल डिफेंस के मामले को छोड़कर और कोई अधिकार वायसराय के पास नहीं होगा। तो ताकत दे रहे हैं थोड़ी सी। आगे लिखिए, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। आफ्टर द एंडिंग ऑफ वॉर इंडियन विल मेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ध्यान से, आजादी के बाद भारतीय सदस्य अपना कानून बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। युद्ध समाप्ति के बाद, हाँ, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। देखा जाए तो बात ठीक क्या रही, देखिए पंगा देखिए इसका। मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। इन एग्जीक्यूटिव द नंबर्स ऑफ या सीट्स ऑफ मुस्लिम वुड बी इक्वल टू हिंदू सीट। मुस्लिम लोगों की सीट हिंदुओं के बराबर होगी। मतलब सिंपल बात है, ये सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं किसको, मुस्लिम लीग को। लेकिन क्या इससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा किसी तबके को? आप एक को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में क्या करोगे, दूसरे तबके को अपने खिलाफ कर दोगे। भैया सीट्स जो हैं वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशंस डील करती हैं, तो यह पंगा था। अब आपको लगता है कांग्रेस ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। तो ये जानते थे अंग्रेज इस बात को, इसलिए उन्होंने ऐसा बिल भी रखा। ठीक है, मतलब बेटा सिंपल है, दूर से दिखा रहे कि झुंझुना है, ये बजेगा, अच्छी साउंड आएगी, देखो इसको, लेकिन है कुछ भी नहीं। जैसे वो मैथ में करता ना लेट, तो ये बिल्कुल वो लेट है, बस मान लीजिए आप ऐसा है, एक्चुअल में देंगे हम कुछ नहीं आपको। और ये बात भी कब की करें, युद्ध समाप्ति के बाद। भैया उस समय दिक्कत क्या थी, चीन, अमेरिका और भी कई देश इंग्लैंड पे दवा बना रहे थे कि भैया जिन देशों पे आपने रूलरशिप की हुई, कब्जा किया हुआ है, आप उन देशों को छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे चाइना खुद उस समय गुलाम था, ऐसी बात नहीं कि चाइना कोई स्वतंत्र था, वो हमारे बाद आजाद हुआ है।
ठीक है, लेकिन फिर भी ये दबाव था। अब उस दबाव के चक्कर में अंग्रेजों की मजबूरी क्या बन रही है कि वो भारतीयों को कैसे भी खुश कर दें, और अब भारतीय इस समय अंग्रेजों को सपोर्ट करें। ये भारतीय खुद ही बोल दें कि कोई बात नहीं, अंग्रेज चले जाएंगे, हम उनसे हैप्पी हैं। तो इसीलिए वो अलग अलग टाइप की ऐसी फालतू स्कीम्स दे रहे हैं। फिर लिखिएगा, कांग्रेसी नेता जेल से रिहा किए जाएंगे, ये भी प्रोविजन था इसका। दोज कांग्रेसी लीडर हु अरेस्टेड वर रिलीज। पता हो ना, काफी सारे नेता भी अरेस्ट हैं। राजेंद्र प्रसाद जी भी वाकुड़ा या जो जो लोग हैं सब सब वहीं पे एडमिट हैं। गांधी जी को रिहा किया गया क्योंकि वो बीमार हो गए थे, फिर पत्नी की डेथ हो गई, सेक्रेटरी मारा गया, बड़े बेचारे दुखी थे, तो ऐसे में उनको रिलीज किया गया था कि ठीक है आप बाहर रहो। ठीक है, फिर लिखिए शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये बेटा 25 जून से 14 जुलाई तक हुई थी। 25 जून से 14 जुलाई। 45 बेटा, 45 की घटनाएं सारी है। जब मैं ईयर चेंज करूंगा बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। 21 नेता इसमें बुलाए गए बेटा। गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया, नेहरू जी गए थे, अब्दुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने कांग्रेस को लीड किया था, जिन्ना गए थे दूसरी तरफ से, 21 नेता गए थे। वैसे आपको बता दूं, गांधी जी उस समय शिमला में थे। जी, खान अब्दुल गफार खान साहब। जी, इसके अलावा बेसिकली देखा जाए तो तारा जो श्री कलाम आजाद साहब थे वो, ठीक है, एक तारा सिंह थे, इस्माइल खां थे, कई लोगों ने, 21 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो बेसिकली 21 लोगों की मीटिंग थी और अंग्रेजों की तरफ से वायसराय साहब आ गए थे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ इस मीटिंग में, भाई मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया बंटवारे के अलावा हमें तो कोई डिस्कशन करना नहीं है। ठीक है, उधर से कांग्रेस ने भी कह दिया कि भैया जी हमें भी कोई बात नहीं करनी, इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इक्वल ऐसे दे देंगे, हिंदू और मुस्लिम्स को बराबर दे देंगे, तो कुछ कैटेगरी इंडिया में ऐसी भी है जो हिंदू और मुस्लिम्स में भी शामिल नहीं है, वो कहाँ जाएंगी, उनको सीटें कैसे बटेंगी। भैया आप कह रहे हो जितनी सीटें कांग्रेस को उतनी सीटें मुस्लिम्स को, या जितनी सीटें हिंदुओं को उतनी सीटें मुस्लिम्स को, तो बाकी जो जनरेशन, बाकी जो रिलीजन है इंडिया में, क्योंकि इंडिया केवल 2 रिलीजन की कंट्री तो है नहीं, देयर हैव मल्टी रिलीजन्स। जैन हैं, बौद्ध हैं, इसके अलावा सिख हैं, इसके अलावा बेसिकली आपके यहूदीज हैं, पर्शियंस हैं, बहुत सारे इंडिया में जो रह रहे हैं, पर जो ईरानी लगाते हैं नाम के आगे, स्मृति ईरानी, बमन ईरानी, तो वो भी हैं। तो अधिकार तो उनको भी चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने भी मना कर दिया और मुस्लिम लीग ने कहा कि भैया अगर आप हमारी मतलब कि इंडिपेंडेंस की बात नहीं मान रहे कि भाई हमें आजाद से अलग देश बनाया जाए, तो हम भी आपके साथ नहीं हैं। तो भैया ये कॉन्फ्रेंस क्या हो गई, फेल हो गई। अब लिखिए 1945 के चुनाव, दिसंबर 1945 इलेक्शंस। देखिए क्या हुआ था, अगस्त में जब जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध समाप्ति की ऑफिशियल घोषणा हो गई, उस समय इंग्लैंड में चुनाव हुए, और इंग्लैंड में चुनाव होने के बाद क्या हुआ, बड़े लंबे समय के बाद जो लेबर पार्टी थी वो सत्ता में आ गई, और जो क्लीमेंट एटली साहब थे उनको इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने कहा कि भैया भारत में 36 के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अब भारत में पहला काम क्या किया जाए, चुनाव कराए जाए। तो लिखिएगा, इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। इन इंग्लैंड लेबर पार्टी won election and क्लीमेंट एटली became प्राइम मिनिस्टर। तो एटली साहब प्रधानमंत्री बन गए,
ठीक है, एंड फर्स्ट डिसीजन टेकन बाय देम इलेक्शन ऑफ इंडिया। इस सरकार ने भारत में चुनाव का फैसला लिया, चुनाव का फैसला लिया, चुनाव कराने का फैसला लिया, भारत में चुनाव कराने का फैसला लिया बेसिकली। इन सेंट्रल असेंबली कांग्रेस वॉन 91.3% सीट्स। जी गुड आफ्टरनून सोनी जी, मेरा जुड़िए टॉपिक से। वैवल योजना के बाद हम चुनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। क्या लिखा बेटा आपने? कांग्रेस को 91.3% सीटें मिली, 91.3। मुस्लिम लीग वोट वॉन मुस्लिम सीट्स। मुस्लिम लीग ने जो मुस्लिम आरक्षित सीटें थी वो जीती। मुस्लिम आरक्षित सीटों को जीता। फिर से बेटा कांग्रेस ने एक बड़ी विक्ट्री हासिल की। मुस्लिम लीग के पास बंगाल और सिंध को छोड़कर कहीं भी ऐसी सत्ता ऐसी मतलब कि शक्तिशाली विक्ट्री उनके पास नहीं थी। अब वो फिर समझ गए कि भैया कांग्रेस के होते हुए सत्ता पाना उनके बस की बात नहीं है। तो बेटा आप क्या कर सकते हो, क्या किया जाए? तो सोया हुआ जो कट्टर इस्लामिक जिन है उसको जगाओ, ताकि क्या हो, कुछ भी हो या पार्टिसिपेशन की मांग माननी पड़े। देखो अगर छोटे बच्चे को पहले वो प्यार से मांगने की कोशिश करता है, घर वाले नहीं सुनते, फिर वो क्या करता है, रोता है, तभी कोई नहीं सुनता, फिर वो तोड़फोड़ करता है, फिर लगता है सारी चीज तोड़ देगा, फायदा क्या है, इससे अच्छा कि उसको सुन ली जाए। तो अब यहां पर यही होने वाला है। तो लिखिएगा, उससे पहले कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं, पहले उसको लिखिए। शाही नौसेना का विद्रोह 28 फरवरी, लिखिए शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 से 23 फरवरी। शाही नौसेना का विद्रोह, रॉयल नेवी, रेवोल्ट ऑफ रॉयल नेवी है बेटा। शाही नौसेना का विद्रोह, रेवोल्ट ऑफ रॉयल नेवी। हाँ जी, 18 फरवरी से 23 फरवरी 46। अब जो भी ये इवेंट मैं बता रहा हूं सब 46 के इवेंट है, ठीक है। तो लिखिएगा NS, लिखो HMIS तलवार, HMIS तलवार, ये उस जहाज का पूरा नाम था। शॉर्ट में इसको INS तलवार बोल देते हैं बाद में, क्योंकि आजादी के बाद ये इंडियन नेवल, पहले इंपेरियल नेवल शिप था तलवार, बाद में ये मतलब कि इंडियन नेवी में आ गया। क्या लिखा आपने? HMIS तलवार, 1100 नाविकों ने इसमें भाग लिया। ग्यारह सौ सैनिकों ने, नाविक बोल दो सैनिक बोल दो एक ही बात है बेटा। इनके साथ नस्ल भेदी व्यवहार हो रहा था। दूसरी चीज क्या थी कि इनको खराब भोजन मिल रहा था। तो आंदोलन शुरू तो वैसे हुआ था खराब भोजन के लिए, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस आंदोलन से जुड़े हुए एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे जहाज के जो दीवारें होती हैं वहां पर, ठीक है, अंग्रेजों भारत छोड़ो लिख दिया। अब उस पर कार्रवाई की गई। जब उस पर कार्रवाई हुई तो उसकी जो पूरी यूनिट थी वो भड़क उठी और सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। तो लिखिएगा BC दत्त ने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो का नारा लिख दिया था। ने BC दत्त रोट क्विट इंडिया स्लोगन ऑन वॉल ऑफ शिप।
जी। इसके अलावा आजाद हिंद फौजियों को रिहा करो, कई सारे नारे थे। ठीक है। इसके बाद बेटा एक हड़ताल हुई, लिखिए मुंबई में इनके समर्थन में हड़ताल का आयोजन हुआ। टू सपोर्ट दैम, टू सपोर्ट दैम अ स्ट्राइक वाज ऑर्गेनाइज इन बंबई। इनका समर्थन देने के लिए बंबई में हड़ताल का आयोजन हुआ 22 फरवरी को। इसमें बेटा 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया। अ स्ट्राइक वाज हेल्ड इन बंबई, 20 लाख वर्कर्स पार्टिसिपेटेड इन इट। इसमें 20 लाख मजदूरों ने भाग लिया। स्ट्राइक हुई कहां पे बेटा? बंबई में, इनको सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, और इसमें 20 लाख लोगों ने भाग लिया। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मुद्दा ये बन गया था। इसमें बेटा क्या था? कांग्रेस का आपको पता होगा उस समय जो झंडा था तिरंगे रंग का था। जो लीग का झंडा था बेसिकली मुस्लिम लीग का, वो हरा था, और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका झंडा लाल था। तीनों झंडे एक साथ फहराए गए थे यहां पर। तो भाई लेबर तो सभी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन बेटा क्या हुआ, पटेल जी और जिन्ना ने रिक्वेस्ट की लोगों से कि भैया आप ऐसा मत कीजिए, और जो ये आईएनएस तलवार के जो सैनिक हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, ये आत्मसमर्पण कर दें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उस समय दंगे के चांसेस बहुत ज्यादा थे ऐसे किसी उससे। और इससे एक घटा और भी था, अंग्रेजों को सीधे कार्रवाई करने का मौका मिल जाता। और जो भारतीय नेता नहीं चाह रहे थे कोई भी कि ऐसी कार्रवाई सीधे हो, क्योंकि इनको भी पता था कि इंग्लैंड में सरकार चेंज हो चुकी है, हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हमें जल्द ही आज़ादी मिल जाए। तो ऐसे में आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहोगे ना, क्योंकि अगर अंग्रेजों को उकसा दोगे तो क्या करेंगे? अभी तो शांति की बात कर रहे हैं, फिर वो टिपिकली आपको टॉर्चर करने पे आ जाएंगे, फायदा नहीं है कोई भी। इसलिए वो सबने आत्मसमर्पण करवा दिया इनसे, ठीक है। लेकिन आपको पता मजेदार बात क्या हुई? जब आत्मसमर्पण की बात की गई तो लोगों ने अपनी राइफल्स जो थी या जो हथियार उन्हें लूट लिए थे अंग्रेजों के, वो सारे के सारे हथियार पटेल जी और जो बाकी अदर नेता थे उनके सामने रख दिए, ना कि अंग्रेजों के सामने रखे। तो उन्होंने कहा कि हम जो आत्मसमर्पण समर्पण कर रहे हैं, हम किसी अंग्रेजी सरकार के सामने नहीं कर रहे, हम भारतीय सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इससे अंग्रेजों के सामने एक मैसेज और गया कि चच्चा अभी तो ये तुमसे तुम्हारे सामने झुक गए हैं, लेकिन तुम्हारे सामने नहीं झुके, ये भारतीय जो कांग्रेस के या बाकी जो नेता हैं उनके सामने झुके हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि ये दोबारा फिर विस्फोट हो जाए। अब अंग्रेजों के सामने डर ये था कि जो सेना अब तक उनके साथ थी, अब उस सेना पे वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब कोई सैनिक आपको ही उड़ा दे। मैंने कहा था ना कल लास्ट क्लास में कि कोई भी शासक जो शोषक होता है या शोषण करने वाला जो होता है, शासक होता है, वो तब तक ही आपका शोषण कर सकता है जब तक आप सहमति दे रहे हैं। जिस दिन आपकी सहमति का लोप हो जाता है उस दिन समझ लीजिए कि जो शोषण है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने एक नोवेल पढ़ी थी, उसमें एक था कि एक व्यक्ति था जो डेली पी के आता था और अपने बच्चों पर अपनी पत्नी पर खूब चिल्लाता था। एक दिन उसका जो बेटा था वो उस पर चिल्ला गया, उसको धक्का दे दिया। फिर एक कोने में बैठ के पिता भी रोया, बच्चा भी रोया, लेकिन अगले दिन क्या हुआ? सुधार आ गया, क्योंकि जो शोषण था वो बंद हो गया, क्योंकि जो शोषित था उसने इस शोषण को सहने से मना कर दिया, प्रताड़ित कर दिया सामने वाले को। तो कई बार जरूरी हो जाता है कि शोषण का प्रतिकार किया जाए। मैंने पहले भी कहा था ज्यादा सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठी वाणी के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। तो कई बार ज्यादा मीठा होना भी खतरनाक हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि क्या मर्म है इसका कि अंग्रेजों से हम मुक्ति कब पा पाए? जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि अब बात नहीं, अब रण होगा, अब तो जीवन मरण होगा, है ना। कृष्ण जी ने कितना समझाया, कितना सब कुछ किया कि दे दो हमें 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन क्या दुर्योधन माना? दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो थे असाध्यों को साधने चला, है ना। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो कहते हैं कि तृष्णा अंधी हो जाती है, इंसान समझ कुछ नहीं पाता है। तो फिर कहता है ना कि बेसिकली तो आप कितनी बार समझाओगे, कितनी बार मानोगे एक चीज को, है ना। तो अंग्रेज भी समझ गए कि अब ये भारतीय मानने वाले आपकी बात को नहीं है, अब आपका जो शासन है वो गया, ठीक है। चलिए तो आगे लिखेगा
अब इस बात को सब करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946, कैबिनेट मिशन। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा पॉलिटिकल एंगल से इस मिशन के बारे में, मैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल एंगल से समझा रहा हूं आपको। बेटा वही तीन व्यक्ति पहले वाले, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब इंग्लैंड में जो सरकार है वो लेबर पार्टी की आ चुकी है, जो अभी आई है दोबारा से लेबर पार्टी की सरकार आ चुकी है। लेबर पार्टी का जो भारत की तरफ रवैया होता है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब कि देखा जाए तो जो बेसिकली लेबर पार्टी, अब देखा होगा ना, जो प्रधानमंत्री बने अभी इंग्लैंड के, उन्होंने साफ कहा है कि भारत से संबंधों को वो तो चाहेंगे कि दोबारा से इनको एक अच्छे लेवल पे ले आ जाए। देखोगे ऋषि सुनक बेसिकली भारतीय मूल के थे, लेकिन वो जो रिलेशंस हैं वो उतने अच्छे नहीं बने अभी। या ये कह लीजिए कि इंग्लैंड की हालत खुद की इतनी खस्ता है। सोचो क्रिकेट का जन्मदाता है बेचारा, वर्ल्ड कप जीत नहीं पा रहा, उसकी हर जगह लंका ऐसे लगी हुई है। कहां जीता वो? T20 जीता है, उसके कोई काउंट ही नहीं कर। अच्छा जीता था एक बार। अच्छा तो उसके वो भी एक्चुअल में जो जीतना होता है वो उसकी किस्मत में है ही नहीं। अच्छा उसके सब जीत गया, अरे क्या बात। ये तो भारत और श्रीलंका एक बार जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, हम उसको काउंट ही नहीं करते। हम कहते हैं ऐसा मैच ड्रॉ हो जाए तो फिर उसको क्या काउंट करना। बिल्कुल। बेसिकली चीज क्या है यहाँ पे कि वो उसकी बेचारी की अपनी दिक्कतें हैं, मैनचेस्टर लेके बैठे हैं वो, एक कपड़ा उत्पादन में फिर डाउन जाके चले गए हैं, ठीक है। ये तो हमने थोड़ी लंका लगा दी अपनी, कि हमारे यहाँ क्या होता है ना, राजनीति से जो व्यापार होता है प्रभावित हो जाता है। वरना आज भारत वर्ल्ड में कपड़ों के मामले में टॉप पे होता भी है, हम टॉप पे, लेकिन वो टॉप वाला नहीं है जो मजा आना चाहिए। उसमें क्या दिक्कत हुई है कि हमने क्या किया पिछले 4 5 5 7 साल में, पिछले मतलब कि 2002 के बाद के और 2010 के बीच में हमने बड़ी बेवकूफियां की हैं। कई कंपनियों के खिलाफ ऐसा नेगेटिव माहौल बनाया गया, प्रचार किया गया नेगेटिव, और उसकी वजह से क्या हुआ, कई सारी कंपनियों को इंडिया से निकलना पड़ा, जिनमें एक शर्ट बनाने वाली कंपनी थी। मैंने शायद उसका एग्जाम्पल पहले भी दिया आपको, ठीक है। शर्ट बनाने वाली कंपनी थी, उसकी शर्ट होती थी 500 600 रुपए में, बढ़िया काम चल रहा था, लोगों को अच्छी शर्ट भी मिल रही थी, कपड़ा भी बढ़िया था उनका, और बेहतरीन काम कर रहे थे। सरकार ने जब लगातार उनको टॉर्चर किया, वो वहां से निकल गए और वो पहुंच गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने उनका स्वागत किया। आज वो कंपनी बांग्लादेश से शर्ट बनाती है, नाम है पीटर इंग्लैंड। भारत में जगह जगह शोरूम है उसके, और आज उसकी शर्ट की प्राइस पता क्या है, लगभग 1200 से 1300 रुपए का है, क्योंकि 300 400 रुपए तो टैक्स लग जाता है। बाकी वहां की सरकार भी कमाएगी जहां पे कंपनी है, वहां से लाओगे तो ट्रेवलिंग कॉस्ट भी लगेगी, तो घाटा हुआ कि नहीं हुआ। अब जो कंपनी कमा रही सब कुछ उस पर इंडिया में लगता है टैक्स वगैरह, हमने उसको टॉर्चर कर करके भगा दिया। अब ये पंजाब में देखा होगा आपने, जब किसान आंदोलन हुआ, जो भी सोकॉल्ड आंदोलन हुआ, उसके बाद कई सारे टावर तो तोड़ दिए गए। अब वही लोग चिट्ठियां लिख लिख के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सिग्नल नहीं आ रहे हैं, टावर लगाओ। तो ये हमारी बेवकूफियां होती हैं, हम सोचते हैं कि इससे सरकार का नुकसान हो जाएगा। अरे भैया सरकार का अपना कोई पैसा नहीं है, जो भी पैसा सरकार चीज बनाती है वो जनता के पैसे से बनती है। अगर आप किसी सरकारी बस को आग लगा के सोचते हो ना कि आपने बड़ा परोपकार का काम कर दिया और सरकार सुनेगी आपकी इस बात को, कभी नहीं। सरकार को क्या फर्क पड़ता है? किसी नेता को आपने इस बस में चलते हुए देखा है क्या? मतलब ही नहीं है उनका। हाँ वो कभी सिंपैथी वोट लेना उनको तो एक अलग इशू है, अदरवाइज वो नहीं चलते। तो आप बस में आग लगाओगे, किसका घाटा होगा? कल को आपको ही चलना पड़ेगा उस बस में। अब ट्रेन की जो पटरियां होती हैं वो खाड़ देते हैं, डब्बों को तोड़ डालते हैं, किसका घाटा है उसमें? और हम खुश हो रहे होते हैं कि देखो हमने क्या आंदोलन किया, हमने कितनी पटरियां फाड़ दी। अरे चच्चा, इस आंदोलन से तुमने अपना घाटा बोया है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अब आपने जो ये लोगों ने तोड़े थे, जो क्या नाम है, ये रिलायंस के टावर वगैरह, उसे क्या रिलायंस को घाटा हुआ? को मतलब ही नहीं है। जब कोई कंपनी टावर लगाती है पहले उसका इंश्योरेंस कराती है, तो डूबेगा कौन? इंश्योरेंस कंपनी डूबेगी या कोई और डूबेगा? सरकार डूबेगी, जो गारंटी देगी, सब्सिडी देगी उस पर।
उसका क्या घाटा हुआ? उल्टा वो कल को टावर ही नहीं लगाएगा आपके इलाके में। अब वो नहीं लगा रहे, पंजाब से लगातार डिमांड आ रही कि भाई हमारे इलाके में टावर टूट गए, उनको ठीक करो। वो कह रहे क्यों है, दोबारा फिर उड़ाओगे उसको? तो ये गड़बड़ होती है हमारे यहाँ, और इसी के चक्कर में भुगतते हैं लोग फिर। अब रेलवे क्यों सर्विस अच्छी नहीं है इंडिया की? दिक्कत ये है कि सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, रेलवे में जाएंगे, कई लोग इतने खतरनाक हैं। मैं एक बार डिस्कशन कर रहा था, ये रेलवे के बेचारे जो स्टाफ होते हैं उससे बातचीत हो रही थी, लोग इतने खतरनाक है, वहां वो रुमाल और वो बेडशीट मिलती है कफन टाइप की, रात को उसको उड़ के सो जाओ तो ऐसा लग रहा है कफन में मुर्दा बैठा है, ठीक है, वो मिलती है। लोग उस हैंकी को नहीं छोड़ते। अब उस हैंकी का पैसा कोई सरकार थोड़ी नहीं देगी, बेचारा जो वहां पे अटेंडेंट है, वो बेचारे की सैलरी 10-15 हजार रुपए है, उस बेचारे की सैलरी से कटेगा। अब इतना गरीब कोई एसी उसमें बैठा है, क्योंकि स्लीपर उसमें तो दे नहीं रहे वो, अगर एसी कोच में कोई बैठा है और उसको मिल रही है सर्विसेज वगैरह, और उस पर आप उठा लाए, तो उस बेचारे का कितना घाटा हो गया। नहीं 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 बेटा, आपको गलतफहमी है। जो अटेंडेंट है ना, उसका काम है सब कुछ अटेंड करके पूरा स्टॉक देना। नहीं नहीं नहीं, वो पे करेगा, उसका ये घाटा तो यही है, तभी तो बेचारे वो रोते हैं, चेक करते हैं वो पूरा टावर चेक करेंगे सब कुछ, जितना कम पाएगा ना। जी, चलिए डालिए आगे, लिखिएगा। लोग बेचारे वो जो मग्घा रखा होता है शौचालय में, उसको नहीं छोड़ते, उसको निकालने की कोशिश करते हैं। उसे क्या मिल जाएगा किसी को? भैया कुछ गए होंगे ना कुछ लोग, निकालने की कोशिश की होगी उसको, तभी तो ताला मारना पड़ा उस बेचारे को। हमारे यहाँ यूज की बात नहीं है, फ्री फंडी की बात है कि खोल के देखिए क्या मिलेगा इसमें। चलिए लिखिए। तो एक कैबिनेट मिशन बनाया गया बेटा, इसमें क्या था बेसिकली, इस मिशन में कहा गया था कि भैया आप जाइए, ठीक है, और ये देखिए कि भारत में किस प्रकार का संघ बनाया जाए, कैसे वो संघ काम करेगा, इसके बारे में पूरी विशेषताएं चेक की जाए, ठीक है। तो भैया ये संघ बनाया गया, 10 लाख के ऊपर एक सीट का निर्धारण किया गया। कहा गया कि भैया आप अपना संविधान सभा बनाइए, लेकिन बेटा चुनाव उस समय लगातार कराना पॉसिबल नहीं था कि चुनाव कराए जाएं। तो क्या कोशिश की गई कि चुनाव तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्या किया जाए, कुछ प्रोविजन बनाए जाएं। तो ये कहा गया कि भैया जो केंद्रीय जो विधानसभा है या जो प्रांतीय विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, उनके जरिए एक इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए, और उसके जरिए क्या हो, संविधान सभा बनाई जाए। इस संविधान सभा में बेटा 389 मेंबर्स होने थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश राज्यों से आने थे, 93 सदस्य कहां से आने थे, प्रांतीय जो प्रिंसली असेंबलीज हैं वहां से आने थे, और 4 मेंबर आने थे बेटा चीफ कमिश्नरी एरिया से। पॉलिटिकल में आपका हो गया होगा, इसलिए मैं सिर्फ बुझवानी आपको बता रहा हूं, लिखवाने की इसकी जरूरत नहीं है ना, हो चुका है। 389 मेंबर्स आने थे, ठीक है। इनडायरेक्ट इसका इलेक्शन होना था। आपको बता दूं कि इस इलेक्शन में भीमराव अंबेडकर जी को किसी प्रांत से मौका नहीं मिला। बाद में ईस्ट बंगाल की एक सीट खाली की गई गांधी जी के कहने पर, उस सीट से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, और तब जाकर उनको मौका मिला कि जो संविधान सभा है उसमें आने का। इस संविधान सभा के बेटा दो, हाँ है जी, बाद में अभी आएगी, अभी आजाद कहां हुए हैं, अभी आएंगे ना, रुको। आप पहले ही पुनः ले आओगे, पुनः कहां से आएंगे अभी वो, अभी उनको काम करने दो, अध्यक्ष बनने दो, तब बात करेंगे। तो देखिए बेटा क्या हुआ, ये प्रोविजन आ गया। अब दिक्कत क्या थी कि भी सीट बिठा दिया गया। अब इस संविधान सभा के 2 पावर हाउस थे, एक पावर हाउस थे नेहरू जी और एक पावर हाउस थे सरदार पटेल जी। गांधी जी को कहा गया कि भैया आप भी संविधान सभा में आइए, गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं। उल्टा गांधी जी बोल चुके थे कि भैया जी देश की आजादी तक मैं कांग्रेस को रखूंगा, आजाद होते ही कांग्रेस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस नाम के किसी संगठन की देश को आवश्यकता अब नहीं है। अब कांग्रेस के नेता गांधी जी से दुखी चल रहे हैं, वही कह रहे हैं कोई इनको टपका क्यों नहीं दे रहा। अच्छा मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको, एंड में समझ में आएंगी कई सारी चीजें, ठीक है। तो भैया बड़ा बवंडर चल रहा है। अब गांधी जी कांग्रेस को भंग करने के लिए बैठे हैं। अब उधर से कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन होता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस की बैठक के पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। अब मुस्लिम लीग बेचारी डाउट में पड़ी हुई है कि अगर हम भाग लेते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो डिमांड है अलग होने वाली वो खारिज हो जाए,
और नहीं लेते हैं तो क्या पता हमें कुछ मिले ही ना। बड़ा कंजस्ट है। तो पहले कहेंगे हम भाग नहीं लेंगे, फिर कहेंगे हम लेंगे, मेंबर्स को भेजेंगे, फिर बाद में कहेंगे नहीं हम इसमें भाग ही नहीं लेंगे। तो बेचारे डाउट में पड़े हुए हैं। 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम गवर्नमेंट की स्थापना कर दी जाती है कि भैया जब तक ये संविधान बनेगा ये अंतरिम गवर्नमेंट प्रशासन को चलाएगी, जिसमें जो हेड थे वो कौन थे? माउंटबेटन साहब थे। लॉर्ड माउंटबेटन को जो आखिरी वाइसराय बनाकर भेजा गया था। क्यों भेजा गया था बेटा, इनको बताएगा कोई? है जी? नहीं, नेहरू जी की सिफारिश पे इंग्लैंड की पार्लियामेंट किसी को भेजेगी? चमत्कार कर रहे हो आप तो बेटा। नहीं, वो बाद में बनेंगे फ्रेंड। तो नहीं, क्यों भेजा गया था? मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं कि क्या हिदायत, क्या वो क्यों भेजा गया था। वो तो कोई भी बना सकता था ना, खुद भी कोई भी कर सकता था उस चीज को। मेरा क्वेश्चन यही तो है, उनको काहे भेजा गया, किसी और को भेज देते हैं। बेटा ये इंग्लैंड के जो राजा हैं उनके परिवार से हैं, तो राजा के परिवार से हैं तो इसका मतलब ये वहां के क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, दोनों की मजबूरी है उनकी बात को मानना। समझ रहे हो? उनकी इमेज है। अब वो भारत के किसी राजा को बोलेंगे बुड़वा के इंडिया में आ या तो पाकिस्तान में जा, तो वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता भी है राज परिवार से हैं। अगर उनकी जगह किसी और को भेजा जाता है, ठीक है, उनकी जगह किसी और को भेजा जाता है तो उसको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ रहे हो ना? ये राज परिवार से हैं इसलिए इनके पास वैल्यूबिलिटी है, इसीलिए इनको भेजा गया। अगर वेवल जैसे कोई योजना देते ना, बंटवारा करना है, ये करना है, वो नहीं कर पाता बिल्कुल भी, तो इसलिए इनको भेजा गया। ठीक है, अब ये भाई साहब भारत आ चुके हैं, बंटवारे की बातें हो चुकी हैं कि क्या किया जाए, देखते हैं पहले बंटवारे को। लेकिन एक बेवकूफी हो जाती है, किससे? अंग्रेजों के प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री भाई साहब संसद में घोषणा कर देते हैं कि 1948 तक भारत को आजाद कर दिया जाएगा। अब जिन्ना जी बौखला गए कि अब अगर भारत आजाद हो गया तो हमारे तो कुछ मिलना ही नहीं है। भाई संविधान सभा बन चुकी है, इसके मेंबर्स बढ़ चुके हैं, अब हमारे हिस्से में क्या आएगा? बाबा जी का झुंझुना, कुछ नहीं मिलने वाला। अब ऐसे में लिखिए, सीधी कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे जी, 16 अगस्त 1946। सीधी कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। आज जितना भी आप ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव देख रहे हो, उसका सबसे बड़ा रीजन ये दिन था। इस मनहूस दिन अगर भारतीय इतिहास में ना आता तो शायद हमारा इतिहास कुछ अलग होता। जिन्ना भाई साहब को जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अगर अब हम शांत रहे तो 2-4 महीने बाद, 5-10 महीने बाद देश का बंटवारा हो जाएगा और नेहरू जी अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और मेरा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है, क्योंकि बेटा उनके जीवन में उनको मालूम था आखिरी 1-1.25 साल है उनके पास, तो आखिरी 1-1.25 साल जो उनके पास है उसमें वो एक ऐसा कीर्तिमान चाहते थे, ऐसा पद चाहते थे जहां पूरा आने वाला भविष्य उनको याद रखे। और भारत में वो पद प्रधानमंत्री का था या संविधान सभा के अध्यक्ष का था, क्योंकि मालूम था, डिक्लेयर था कि जो व्यक्ति संविधान सभा का अध्यक्ष बनेगा बाद में वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो जो ये अध्यक्ष का पद था ये तो जा चुका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में, और ये भी कोई आसानी से नहीं गया था। पता होगा, अगर संविधान सर ने बताया भी होगा आपको कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो अब अगले दिन चुनाव होना था किसका? अध्यक्ष पद का। अब नेहरू जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को यह पद मिले, नेहरू जी के और गांधी जी के खास थे। ये बेचारा किस्मत से है, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, इस बेचारे को कुछ नहीं मिला बेचारे को। तो अब ये चाहते थे इनको बनाया जाए, लेकिन उधर से पटेल जी चाहते थे जी नहीं। पटेल जी ने कहा कि भाई मेरे हिसाब से संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लायक व्यक्ति है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेहरू जी माने नहीं। नेहरू जी जोश में आ गए और बोले एक काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव में वोटिंग करवा लेते हैं कि ये पद किसको मिलना चाहिए।
पटेल जी दिमाग वाले व्यक्ति थे, बड़े प्यार से बोले कि अगर नेहरू जी वोट करवा ही रहे हैं तो एक बार इस बात पे दोबारा वोट करा लेते कि प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए। और आपको मालूम होगा कांग्रेस में जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था तो सबसे अधिक वोट किसको मिले थे? पटेल जी को। दूसरे नंबर के जो वोट थे वो किसको मिले थे? विनोबा भावे को, गांधी जी को, सॉरी नेहरू जी को ये मिला था। मतलब कार्यकारिणी का एक मेंबर भी नहीं चाहता था कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। जीरो, अंडा। अब सब बैठे थे टेबल पे, मैं शायद पढ़ा भी होगा आपने, नेहरू जी, गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी, ठीक है, और वो चिट्ठी थमाई गई सरदार पटेल जी को। अब इस चिट्ठी का भी राज तब खुला जब बेसिकली एज ए प्राइवेट लेटर था। इस चिट्ठी का भी राज, वो अगर पटेल जी तो कभी बताते ही नहीं चिट्ठी के बारे में, लेकिन वो जयप्रकाश जी के थ्रू समाई गई थी और उसमें 2-3 लोग और इन्वॉल्व थे, प्रसाद जी भी इन्वॉल्व थे, तो वहां से वो राज खुल गया। चिट्ठी थमाई गई। वो चिट्ठी में लिखा था कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना नाम वापस ले लो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये अगर तुम प्रधानमंत्री बनते हो तो नेहरू एक विभाजन और कर देगा, और इस समय देश इस लायक नहीं है कि वो विभाजन सह सके। नेहरू जी बोल चुके थे या तो हमको पीएम बनाओ वरना देश को और टुकड़ों में तोड़ दूंगा, हम भी टुकड़ा लूंगा। तो अंत में क्या करना पड़ा? मानना पड़ा। पटेल जी ऐसे थे कि बेचारे वो नेहरू गांधी जी की बात को बहुत मानते थे। यही कह लीजिए कि कुछ भी हो, गांधी जी उस समय एक ऐसा ब्रांड थे, ऐसा नाम थे, जो नाम शायद भारतीय इतिहास में बनना बहुत मुश्किल है, तो उनकी बात मानना ही था। ठीक है, तो मानना पड़ा उनको। ठीक है भाई, आप आलोचना कर सकते हैं किसी व्यक्ति की किसी चीज को लेकर, लेकिन उसने जो किया इस देश के लिए उसके लिए आप आलोचना नहीं कर सकते उस व्यक्ति की। ठीक है, तो सिंपल सोचिए कि अब मैंने बताया था सुभाष जी के बारे में लास्ट क्लास में कि वो जब पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट दे रहे हैं तो उसमें भी वो गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी ने कुछ किया नहीं, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो पटेल जी मान गए, पटेल जी ने नाम वापस ले लिया। पटेल जी ने नाम वापस लिया